सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, कि भैया आखिर ये एग्जीक्यूटिव होती क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, इसका मीनिंग क्या है। तो जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर्स हुए, जितने भी हमारे आईपीएस ऑफिसर्स हुए, जितने भी हमारे आईआरएस ऑफिसर्स हुए, जितने भी हमारे आईएफएस ऑफिसर्स हुए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, कि ये सारे के सारे हमारे आप देखते हैं कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो क्या करता है दोस्तों, कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उसी के साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसका हेड होता है। तो ये बात आपको क्लियर हुई। वो सारी की सारी जो हमारी काउंसिल होगी उनके साथ डिस्कशन करते रहते हैं, और ये सारे के सारे जो हमारे काउंसिल मेंबर्स होते हैं या फिर जो अलग अलग हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर कंट्री को चलाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक और बहुत ही जबरदस्त और एक और बहुत ही मच अवेटेड क्लास में। अपनी क्लास 11th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं हमारा ये प्यारा सा बैच जिसे हम लोग कहते हैं विजय बैच। और इस विजय बैच के अंदर अगर आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं तो जरूर क्लास 11th के अंदर आपको विजय प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, अब तक हम लोग आप सभी के साथ हमारे जो अलग अलग चैप्टर्स रहे हैं उसको डिस्कस करते आ रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोस्तों अगर हम लोग बातचीत आपके साथ कर रहे हैं तो यहां पर हमें एक नए चैप्टर को आपके सामने पेश करने का मौका मिल रहा है। तो जिस चैप्टर को आप सभी के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है, कहा जा रहा है एग्जीक्यूटिव, हिंदी में बोला जाता है कार्यपालिका। अब ये है क्या, ये किस तरीके से काम है करती है, ये पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी नई नई और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी। एक ही चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका वन शॉट आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे और मक्खन के तरीके से आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर की सारी कहानी समझाते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारे इस प्यारे से चैप्टर के अंदर आपके साथ हम लोग किन किन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, कि भैया आखिर ये एग्जीक्यूटिव होती क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि अगर हमने इसके मीनिंग को जान लिया तो हमारे लिए इस पूरे चैप्टर को समझना बहुत ज्यादा आसान होगा। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास ना किसी भी कंट्री को रन करने के अलग अलग सिस्टम्स देखते हैं। हमें देखने को मिलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये क्या है वो जानेंगे। फिर हमें देखने को मिलता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं और दुनिया की वो कौन से देश हैं जहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में जानकारी देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे प्यारे भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर किस तरीके से हमें पूरा का पूरा प्रोसेस होते हुए दिखता है, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या क्या इसकी काम करने के तरीके हैं उसको समझेंगे। फिर बात की जाएगी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो हमारी कंट्री के अंदर अगर आप लोग देखें कि हमें ना क्या दिखता है दोस्तों, कि एक एग्जीक्यूटिव का एक अंग दिखता है, एक रूप दिखता है जिसे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, इनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको जानेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे आप सभी के साथ पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट के। हमारी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट साहब कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं, और प्रेसिडेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या पावर होती हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट के जरिए यूज की जाने वाली इमरजेंसी पावर के बारे में। उसी के साथ साथ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी है ना, यहां पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि हमारे जितने भी आपको ऑफिसर्स दिखते हैं, चाहे हमारे आईएएस ऑफिसर्स हो, आईपीएस ऑफिसर हो, आईआरएस ऑफिसर हो या फिर आईएफएस ऑफिसर हो, ये किस तरीके से चुने जाते हैं और ये कैसे हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये इन्हीं को ही हम लोग ब्यूरोक्रेसी या फिर ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। ये किस तरीके से काम करते हैं उनको हम लोग समझेंगे, और उसी के साथ साथ हमारी जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है ये किस तरीके से काम करती है इसको भी हम लोग जानेंगे, है ना। और उसी के साथ साथ एक और हमारा पॉइंट है दोस्तों कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं वो कैसे चुने जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या काम होंगे, प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, उसको भी हम लोग अपने इस प्यारे से चैप्टर के अंदर आप सभी के सामने पेश करने वाले हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर ये 9 टॉपिक्स होंगे जिसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आपके सामने रखेंगे, और इस पूरे चैप्टर का निचोड़ आपके सामने हम लोग रखने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों आप सभी के साथ कि भैया आखिर ये एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यपालिका होती क्या है। इसको हम लोग कार्यपालिका या फिर कार्यकारी के नाम से जान रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझने की बात है कि एग्जीक्यूटिव रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ। सर कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं किस चीज की, कि जब भी हम लोग बात करते हैं ना गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के हमें 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट हैज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। गवर्नमेंट को हम लोग 3 हिस्सों में बटा हुआ देखते हैं। एक कहलाता है हमारा लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर का मतलब क्या है दोस्तों, कि इसके अंदर हमारी पार्लियामेंट हुई, स्टेट के अंदर आप देखते हैं कि हमारी असेंबली हुई, या फिर हम लोग इसे हिंदी में कह रहे हैं कि हमारा संसद हुआ, या फिर हमें देखते हैं दोस्तों कि हमारी विधानसभा हुई। कि हमारी जो लेजिस्लेचर होती है, पार्लियामेंट या फिर जो हमारी असेंबली होती है, ये क्या करती है दोस्तों, कि ये ना कंट्री
कंट्री को चलाने के लिए रूल्स और जो हमारे लॉज होते हैं उसको बनाती है, क्या करती है, उसको मेक करती है ना। तो हमारा जो लेजिस्लेचर होता है वो क्या करता है दोस्तों कि कंट्री को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको बनाता है। और अगर कोई पुराना रूल है या फिर कोई अगर पुराना कानून है उसके अंदर थोड़ा बहुत आप देखते हैं दोस्तों कि चेंज किया जाता है। अच्छा, तो लेजिस्लेचर ने तो देश को चलाने के जो कानून थे उनको बना दिया। अब उसके बाद हमें देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव, और ये एग्जीक्यूटिव क्या करता है बेटा कि जो भी लॉज हमें बनते हुए दिखे हैं ना कंट्री को, उसको इंप्लीमेंट करता है। उसको क्या करता है दोस्तों, आप देखते हैं कि उसको लागू करता है कि भैया पूरी कंट्री के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया जाए। और ये जो हमारी एग्जीक्यूटिव है इसके भी हमें दो हिस्से देखने को मिलते हैं। एक हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि वो लोग जो आप देखते हैं कि एक पूरे सिलेक्टेड पैरामीटर से चुनकर आते हैं, जिनको हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहते हैं। और दूसरे कहलाते हैं हमारे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि हमारे वो लोग जो आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स दिखते हैं, जो 5-5 साल के लिए चुने जाते हैं। इनको डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और उसी के साथ साथ दोस्तों हमें किसी भी गवर्नमेंट के अंदर जो तीसरा उसका हिस्सा दिखता है उसे हम लोग जुडिशियल या फिर जुडिशरी कहते हैं या फिर न्यायपालिका कहते हैं। ये जो हमारी जुडिशरी होती है ये बेसिकली नजर रखती है कि लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, कि एग्जीक्यूटिव सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। जुडिशरी का काम होता है, न्यायपालिका का काम होता है कि वो नजर रखे, और अगर किसी के साथ किसी तरीके का कोई इनजस्टिस हुआ है, अगर किसी सिटीजन के साथ किसी तरीके का कोई अन्याय हुआ है, तो आप देखते हैं दोस्तों कि उसको न्याय देने की जिम्मेदारी, उसको आप देखते हैं जस्टिस देने की जिम्मेदारी हमारी जुडिशरी की होती है। और अगर कोई रूल और रेगुलेशन नहीं मानता तो उनको पनिशमेंट करने की भी जिम्मेदारी हमारी जुडिशरी की होती है। तो गवर्नमेंट के हमारे ये तीन हिस्से हमें देखने को मिलते हैं। अब हम लोग ना अपने इस प्यारे से चैप्टर के अंदर एग्जीक्यूटिव वाला ये जो गवर्नमेंट का हमारा हिस्सा है, इसकी पूरी बेसिक कहानी को हम लोग एक एक कर आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। और जब भी हम लोग बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव की, इट इंक्लूड्स लीडर्स लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर अलोंग विद द अपॉइंटमेंट ऑफिशियल्स एंड एजेंसीज। कि जब भी हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव के अंदर हमें प्रेसिडेंट साहब भी आते हुए दिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी आता हुआ दिखेगा, राज्य से आने वाले जो हमारे गवर्नर होंगे वो भी आते हुए दिखेंगे, और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हमारे होते हैं, है ना, उनके बारे में भी हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इन सभी को भी हम लोग क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर अपने शामिल करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर हमने क्या देखा दोस्तों, हमने यहां पर आपके सभी के साथ इस चीज को डिस्कस किया। अच्छा, अब यहां पर एक चीज को आपके सामने रखना बहुत जरूरी है ताकि आपके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि अगर हम लोग अपनी एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं ना, तो एक हमारा कहलाता है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव, है ना। और पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है दोस्तों कि ये हमारे वो लोग हैं जिनको हम लोग लीडर्स कहते हैं। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और ये जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं ना, ये क्या करते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं ना, यही लोग क्या करते हैं, इस लॉज को बनाने में भी शामिल होते हैं और ये इंप्लीमेंट भी कराते हैं। जैसे आपका होम मिनिस्टर हुए, जैसे आप देखते हैं कि आपके यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हुए, आपके यहाँ पे आप देखते हैं दोस्तों की हमारे लॉ मिनिस्टर हुए, हमारे रेल मिनिस्टर हुए, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। और ये 5-5 साल के लिए चुने जाते हैं, और इनको टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या करते हैं, ये लॉस को बनाते भी हैं और उसको इंप्लीमेंट कराने में भी मदद करते हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव का एक दूसरा हमें रूप देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, जिनको हम लोग स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, ये जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। ये एक सर्टेन एग्जाम को पास कर आते हैं, और ये पूरी लाइफ टाइम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन पर रहते हैं। लगभग 32-33 साल इनको अपनी जॉब करने का मौका मिलता है। तो जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर्स हुए, जितने भी हमारे आईपीएस ऑफिसर्स हुए, जितने भी हमारे आईआरएस ऑफिसर्स हुए, जितने भी हमारे आईएफएस ऑफिसर्स हुए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों कि ये सारे के सारे हमारे आप देखते हैं कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जितने भी हमारे ये पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव हमें यहां पर आते हुए दिखते हैं, है ना, तो इन लोगों के पास ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं होता। जितने भी हमारे ये लीडर्स हमें आते हुए दिखते हैं ये ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इनको कंट्री को चलाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। ये सारे के सारे जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव है ना, ये जो हमारे आपको दिखता है कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये सारे के सारे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है। और ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि दे आर दी पॉलिसी मेकर्स। क्या है कि ये हमारी कंट्री को चलाने की पॉलिसीज बनाते हैं। तो जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, ये देश को चलाने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, लीडर्स को बताते हैं कि ये नए नए काम करने चाहिए, और लीडर्स फिर उसको संसद में प्रोजेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर उस पर लॉज बनता है, और उसके बाद फिर हमारी कंट्री हमें चलती हुई दिखती है। तो एग्जीक्यूटिव के हमें दो हिस्से बनते हुए दिखे। एक कहलाया पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर हमें 5 साल के लोग आते हुए दिखते हैं, या फिर लीडर्स आते हुए दिखते हैं, या फिर मिनिस्टर्स आते हुए
दिखते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये नॉन परमानेंट होते हैं। 5 साल के बाद अगर ये जीतेंगे तो दोबारा से आ सकते हैं, वरना नए हमें क्या आते हुए दिखते हैं, नए लीडर्स या फिर नए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हमें आते हुए दिखते हैं। जो परमानेंट हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, जिसे हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, ये एक सर्टेन एग्जाम जो हमारा यूपीएससी का एग्जाम होता है उसको पास कर आते हैं। और इसके अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि ये काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे होते हैं। यही कंट्री को चलाने के लिए नई नई पॉलिसीज, नए नए नियम, नए नए तरीकों को सोचते हैं और वो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, और फिर उसके बाद उसी पर आप देखते हैं कि कंट्री में लॉज बनाए जाते हैं। तो यहां तक तो हमने आप सभी के साथ एग्जीक्यूटिव के क्या दो हिस्से हमें देखने को मिलते हैं उसको आप सभी के सामने पेश किया। अब ना हमारे सामने किसी भी कंट्री को रन करने के या फिर किसी भी कंट्री के अंदर उसको आगे बढ़ाने के या फिर उसकी एग्जीक्यूटिव को आगे बढ़ाने के हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके हमें देखने को मिलते हैं। दुनिया के अंदर हमें 3 तरीके से एग्जीक्यूटिव या फिर वहां पर जो पूरा का पूरा कंट्री का सिस्टम है वो हमें चलता हुआ दिखता है, और उनको हम लोग एक एक कर आपके सामने यहां पर पेश करेंगे। एक कहलाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दूसरा कहलाता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और तीसरा कहलाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि हमें अलग अलग तरीके की एग्जीक्यूटिव देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव हमें देखने को मिल रही है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसी के साथ साथ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम। चलिए एक एक कर हम लोग अब इन तीनों की क्वालिटीज को समझने की कोशिश करते हैं कि भैया दुनिया के किन किन देशों में किस किस तरीके की एग्जीक्यूटिव हमें वहां पर लागू होते हुए देखने को मिलती है। सबसे पहले बात की जाएगी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है दोस्तों? प्रेसिडेंशियल सिस्टम इट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम जहां पर हमें दिखता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा या फिर कंट्री का जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट क्या होगा? कंट्री का भी हेड होता है और गवर्नमेंट का भी हेड होता है। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ऐसी कंट्री के अंदर सीधे इलेक्शंस होते हैं कि इलेक्शंस के जरिए ये जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं, और प्रेसिडेंट जो होगा वो गवर्नमेंट का भी हेड होता है और कंट्री का भी हमें हेड होता हुआ दिखता है। दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलता है। अरे भाई यूएसए को देखो, अमेरिका, जहां पर आपको दिखता है दोस्तों कि लोग जो हैं वो सीधे अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं, और ये प्रेसिडेंट क्या करता है, ये 4 साल के लिए चुना जाता है, फिर कंट्री को चलाता है। ऐसे ही ब्राजील कर एक देश है, यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, लोग सीधे अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ये प्रेसिडेंट कंट्री का भी हेड होगा और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये गवर्नमेंट का भी हेड होगा, और प्रेसिडेंट के पास ही सारी की सारी पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास ही कंट्री को चलाने के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाता है। तो अमेरिका में और यूएसए के अंदर हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलता है। इनका नाम है जो बाइडेन। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने इसको हिंदी में भी आपके सामने पेश किया क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी वाले थे और हिंदी वाले बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो आप इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं। अगला सवाल है, दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस होता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, है ना। अब यहां पर हमारे सामने सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात हो रही है। अच्छा, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि भैया सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहां पर ना एक तरीके का ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम से ही जुड़ा हुआ एक नया रूप दिखता है। इसमें क्या होता है कि ना इलेक्शन होगा, कि ऐसी कोई कंट्री जहां पर इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के बाद हमें क्या होता हुआ दिखता है दोस्तों कि हमें वहां पर प्रेसिडेंट चूज होते हुए दिखता है। कि कोई ऐसी कंट्री या फिर बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होने के बाद प्रेसिडेंट को चुना जाता है। अब ये जो चुना हुआ प्रेसिडेंट है ना, ये क्या करता है दोस्तों कि या तो अपनी पार्टी से ही या फिर किसी दूसरी पार्टी से क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। सारी पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है, लेकिन एक तरीके से आप देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटने के लिए प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर लिया जाता है। और ऐसी कंट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी कंट्री को हम लोग सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के नाम से जानते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट तो चुना गया लेकिन प्रेसिडेंट खुद ही क्या करता है दोस्तों, आप देखते हैं कि या तो खुद अपनी पार्टी से या फिर किसी दूसरी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देता है। प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रधानमंत्री के पास आप देखते हैं कि जो पावर होती है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, आप बहुत कम देखते हैं, और प्रेसिडेंट साहब जो चुने जाते हैं उनके पास बहुत ज्यादा पावर हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये क्या है भैया, देखते हैं कि कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। कि अगर हम लोग सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का भी और पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक तरीके से कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर हैव सिग्निफिकेंट पावर, कि इसके अंदर एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास सिग्निफिकेंट पावर होती है, मगर ज्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ दी प्रेसिडेंट इज यूजुअली द हेड ऑफ द स्टेट, और ऐसी कंट्रीज के अंदर जहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहां पर जो प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट होगा वो पूरी कंट्री का हेड होता है ना, पूरी कंट्री का आप देखते हैं दोस्तों कि हेड होता है। और वहीं पर अगर बात की जाए कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के देखो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो हमने पीछे देखा था उसके अंदर हमने क्या देखा कि जो प्रेसिडेंट था वो पूरी की पूरी कंट्री का भी हेड था, पूरी की पूरी कंट्री का मुखिया था, और गवर्नमेंट का भी हमें क्या दिखता है दोस्तों कि हेड देखने को मिलता है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर कहानी पलट जाती है। यहां पर प्रेसिडेंट जो होता है वो कंट्री का हेड होता है, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो आप देखते हैं दोस्तों कि वो गवर्नमेंट का हेड होता है। दोनों के पास पावर होती है, लेकिन थोड़ी ज्यादा पावर हमें प्रेसिडेंट के पास देखने को मिल जाती है। दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इस सिस्टम को चलाती हैं, जैसे हमें देखने को मिलता है रशिया हुआ, जैसे हमें देखने को मिलता है श्रीलंका हुआ, और बहुत सी जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। अब ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कौन होती हैं? देखो, अगर ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हुआ, उसी के साथ साथ ये हमारा साउथ अमेरिका हुआ, इसके बीच में जो बहुत सारे आइलैंड्स हमें दिखते हैं, इन्हीं को लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहा जाता है। क्यूबा इनमें से एक है। और यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों? हम देखते हैं कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलता है। ई आदमी कौन है? ई का नाम मेरे को बताओ, ठीक है, जल्दी से कॉमेंट के अंदर आपको बताना होगा कि ये आदमी कौन है और ये कौन सी कंट्री से है और ये किस पोजीशन को होल्ड करता है ना। एग्जांपल के तौर पर तुम्हें देता हूं दोस्तों कि ही इज फ्रॉम रशिया, काफी वेल नोन पर्सनैलिटी है दुनिया के अंदर। किस पोजीशन को ये होल्ड करते हैं रशिया के अंदर, नाम क्या है इनका, आपको कमेंट करके जरूर हमारे साथ शेयर करना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां से ना हमने आप सभी के साथ एग्जीक्यूटिव के जो अलग अलग तरीके रहे, प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम था वो देखा, और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था उसके बारे में हमने आप सभी के साथ बहुत अच्छे तरीके से बातचीत को किया। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि हमें ना बहुत सी कंट्रीज ऐसी दिख जाती हैं या फिर एग्जीक्यूटिव का एक ऐसा रूप भी देखने को मिलता है जहां पर हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर संसदीय प्रणाली देखने को मिलती है। अब इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या क्या खूबियां हैं, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन हेड होता है, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या प्रेसिडेंट होता है या फिर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग देखें दोस्तों कि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है कि तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर होगा, और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर ही हमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलता है। अच्छा, अगर हम लोग ध्यान से देखें कि मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव प्रेसिडेंट, और आप देखते हैं कि मोनार्क हु इज नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। अगर जैसे आप लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, हमारे इंडिया में क्या होता है बेटा कि हमारे इंडिया में होते हैं इलेक्शंस, और इलेक्शंस अगर हम लोग लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमारे यहां पर 543 आप देखते हैं दोस्तों की सीट हैं जिन पर इलेक्शन होते हैं लोकसभा में। और इनमें से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अगर किसी गवर्नमेंट को मेजोरिटी हासिल हो जाती है, यानी कि अगर उनके 272 मेंबर्स जीत जाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है। और जिनकी गवर्नमेंट बन जाती है, गवर्नमेंट का जिस पार्टी के सबसे ज्यादा साथी जीते होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट बनाता है, और उसी पार्टी का जो हेड होगा, उसी पार्टी के जितने भी एमपीज होते हैं दोस्तों की एक तरीके से अपने प्राइम मिनिस्टर को प्रोजेक्ट करते हैं। अब जब प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, अब ये जो प्राइम मिनिस्टर हमारा चुना जाता है, इसके पास सबसे ज्यादा पावर हमें देखने को मिलती है। ऐसी कोई भी कंट्री जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होती है। हमारी इंडिया के अंदर आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलती है जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर कैसे चुने जाते हैं? सबसे पहले आप देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन हुए, इसमें 543 सीट्स हैं। हर पार्टी चाहती है कि उनके ज्यादा से ज्यादा साथी जीते। जिस पार्टी का सबसे ज्यादा साथी जीत जाते हैं, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर जीतते हैं, और अगर उनकी मेजोरिटी हासिल हो जाती है, उनके 272 से ज्यादा मेंबर्स जीत जाते हैं, तो उनको 5 साल के लिए कंट्रीज को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है और वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। अब यही जीते हुए जो एमपीज होते हैं, अपने में से एक आदमी को अपना आप देखते हैं दोस्तों कि अपना हेड चुनते हैं, और इसी हेड को फिर हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखते हैं। और यही प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए कंट्री को संभालता है, और सारी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज्यादा पावर देश के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। दुनिया में ना बहुत से ऐसी कंट्रीज है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारे यहां पर प्रेसिडेंट भी है, और प्रेसिडेंट के पास हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही नॉमिनल पावर होती है। नॉमिनल पावर का मतलब है कि नाम मात्र की पावर होती है, बहुत लिमिटेड पावर्स हमें देखने को मिलती हैं। दुनिया में और भी ऐसी कंट्रीज हैं कि वहां पर प्रेसिडेंट तो नहीं होता है ना, लेकिन आपको दिखता है कि वहां पर प्रेसिडेंट की जगह हमें मोनार्क देखने को मिलता है। मोनार्क का मतलब है कि या तो वहां पर किंग होगा या तो वहां पर क्वीन होगी। जैसे अगर बात की जाए यूके की, तो यूके के अंदर अगर आप लोग देखें तो वहां पर हमें प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलता है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के जरिए चुना जाता है, इलेक्शंस के जरिए, और उसी के साथ साथ वहां पर हमें किंग या फिर क्वीन देखने को मिलती है। और किंग और क्वीन के पास बहुत ही मिनिमल पावर होती है, बहुत ही आप देखते हैं कि नॉमिनल या फिर नाम मात्र की बहुत कम पावर होती है। ऐसे ही जापान के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जापान के अंदर भी ऐसा ही होता हुआ दिखता है कि वहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, और जापान के अंदर आप देखते हैं कि जो वहां का रूलर है उसको प्रेसिडेंट के तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। बहुत कम पावर उनके पास हमें देखने को मिलती है। और इंडिया के अंदर हमारे पास अपना प्रेसिडेंट देखने को मिलता है। इंडिया भी क्या है बेटा, आप देखें कि इंडिया के अंदर हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है, और प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, जहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पावर हमें देखने को मिलती है।
चलिए, अब हमारी कंट्री के अंदर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्यों अडॉप्ट किया? व्हाट वाज द नीड दैट कि हम चाहते तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा सकते थे, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा सकते थे। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम आया। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के काम करने का क्या तरीका है, इसमें क्या-क्या चीजें की जाती हैं, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, चलिए हम लोग उसको यहां पर अब एक-एक कर आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू पब्लिक एक्सपेक्टेशंस एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। हमारी जो लोग थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जो हमारे संविधान के निर्माता थे ना, उनको इस बात की पूरी के पूरे तौर पर भनक थी कि भाई हिंदुस्तान को जो आजादी मिली है, भारत को जो आजादी मिली है, 200 सालों से भी ज्यादा समय तक हम लोग गुलाम रहे थे। अब इस 200 सालों की गुलामी के बाद अगर हम लोग अपनी अपने कंट्री के अंदर एक गवर्नमेंट को बनाना चाहते हैं ना, तो वो इस तरीके की गवर्नमेंट बने जो लोगों की जो फीलिंग्स है उसको ध्यान में रखे, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उसे ध्यान में रखे, और लोगों के प्रति आप देखते हैं कि अकाउंटेबल रहे या फिर जवाबदेह रहे, कि लोग अगर अपनी गवर्नमेंट को चुने तो लोग अपनी गवर्नमेंट से या फिर अपने लीडर्स से सवाल पूछ सकते हैं कि हमने आपको 5 साल के लिए चुना है, आपने ये वादा किया था, आप क्यों नहीं वादा पूरा कर रहे। और इसीलिए इसका सबसे बेहतरीन तरीका हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही देखने को मिलता है। तो भारत के संविधान निर्माता ये चाहते थे कि भारत के अंदर जो हमारी पब्लिक है ना, उनकी भावना और उनकी फीलिंग के हिसाब से गवर्नमेंट चले, गवर्नमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबल हो और एक तरीके से आप देखते हैं कि वो अकाउंटेबल बने। और इन्हीं सभी वजह से हम लोग देखते हैं कि हमारे लीडर्स ने एग्जीक्यूटिव का ये जो हमारा रूप रहा था उसको हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आते हुए देखते हैं। उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर द गवर्नमेंट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो हमारी कंट्री के अंदर हमें एक इस तरीके की गवर्नमेंट बनानी थी जो अकाउंटेबल होगी, और अकाउंटेबल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ही देखने को मिलती है। और इसीलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे ना, हमारा जो पूरा का पूरा नेशनल लेवल का सिस्टम है वहां पर भी अगर आप लोग देखते हैं या फिर अगर आप लोग हमारे स्टेट लेवल पे भी देखते हैं, तो जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स बनती हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के तरीके से ही हमें बनते हुए देखती हैं। जो हमारे स्टेट लेवल के इलेक्शंस होते हैं वो भी उसी तरीके से इलेक्शन होते हैं, और वहां पर जो गवर्नमेंट बनती है वो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम से बनती है। और उसी के साथ साथ पूरे के पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो हमारी गवर्नमेंट हमें बनती हुई दिखती है वो भी आप देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के जरिए ही हमें बनती हुई दिखती है। इसी के साथ साथ देयर इज अ प्रेसिडेंट हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, हमारी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि सारी की सारी, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जैसे अभी हम पीछे डिस्कस कर आए थे, हमने क्या देखा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पास आप देखते हैं दोस्तों की पावर होती है। तो क्या इंडिया के अंदर सिर्फ हम प्राइम मिनिस्टर ही रखेंगे, प्रेसिडेंट नहीं रखेंगे? ऐसा नहीं है। हमने अपनी कंट्री के अंदर आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट को भी रखा है। और प्रेसिडेंट क्या है दोस्तों, कि प्रेसिडेंट जो होता है ना हमारी कंट्री का हेड होता है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इंडिया के अंदर हमें प्रेसिडेंट देखने को मिलता है और प्राइम मिनिस्टर, दोनों देखने को मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये क्या होता है बेटा? ये होता है हमारा हेड, जो होता है ये गवर्नमेंट का मुखिया होता है या फिर ये गवर्नमेंट का हेड होता है। और प्रेसिडेंट जो होगा या फिर जो राष्ट्रपति होता है ये क्या होता है बेटा? आप देखते हैं कि ये कंट्री का हेड होता है या फिर ये देश का हेड होता है। अच्छा, हमारी कंट्री के अंदर जो भी कोई भी नया नियम बनाया जाता है या फिर कोई भी ऑर्डर दिया जाता है, तो वो आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट के नाम से ही उसको रिलीज किया जाता है। जब गवर्नमेंट कोई एक तरीके से बजट बनाएगी या फिर गवर्नमेंट किसी तरीके से कोई नया रूल बनाएगी, तो वो राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट साहब के नाम से ही रिलीज किया जाता है। तो हमारी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट को भी रखा गया, और प्रेसिडेंट क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि वो पूरे के पूरे देश का हेड होता है। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है दोस्तों कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं ये भी समझ लीजिए भाई। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं कि जैसे अब प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया, ध्यान से हम लोग इसको समझते चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन आपके सामने बिल्कुल भी नहीं रहे। देखो, सबसे पहले हम देखो कि भैया इलेक्शन हुए, और इस इलेक्शन के अंदर हम देखते हैं कि 543 हमें सीट्स देखने को मिली। अब इन 543 सीट्स पर हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उनके 272 मेंबर्स जीत जाएं, यानी कि उनको मेजॉरिटी मिल जाए। अब होता क्या है दोस्तों, मेजॉरिटी जिनको मिल जाती है, जैसे अगर हम लोग ध्यान से देखें 2019 की अगर हम लोग बात करें, जो हमारी कंट्री के इलेक्शन हुए थे, जो सेकंड लास्ट हमारे इलेक्शंस हुए, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो थी उनके 303 आप देखते हैं कि जो मेंबर्स थे या फिर जो एमपीस थे वो जीत गए। इसका मतलब हुआ कि भैया मेजॉरिटी से तो बहुत ज्यादा है, और आप क्या देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या फिर बीजेपी क्या करेगी, अब कंट्री के अंदर अपनी गवर्नमेंट को बनाएगी। ये बात हो गई क्लियर? जी हाँ।
अब होता क्या है दोस्तों कि अब इन्हीं 303 मेंबर्स ने ना अपना एक हेड चुन लिया, और इसी हेड को हम लोग क्या कहते हैं, इसी हेड इनका जो एक हेड, सारे के सारे ये जो एमपीज थे, इन्होंने अपना एक हेड या फिर अपना एक मुखिया चुन लिया, और वो थे हमारे मोदी जी। और फिर मोदी जी को आप देखते हैं कि क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, किसके जरिए आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट के सामने बताया जाता है कि भाई इस पूरे ये सारे एमपीज क्या कर रहे हैं, मोदी जी को अपना क्या बना रहे हैं, आप देखते हैं कि हेड बना रहे हैं, और फिर इनको कंट्री का पीएम बनाया जाता है। अब पीएम तो बन गया, अब पीएम जो अकेला ना कंट्री को तो नहीं चला सकता, पूरे देश को संभालना है। अब पीएम क्या करता है दोस्तों कि पीएम ना अपनी एक टीम बनाता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये अपनी एक टीम बनाता है, और इसी को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से जानते हैं, है ना। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर हमें कौन कौन दिखता है भाई, इसके अंदर हमें अलग अलग कंट्री को संभालने के डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं और इनके लिए मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर होगा, जो कंट्री को कंट्री के डिफेंस को मजबूत करेगा, कंट्री को सुरक्षा देगा। हमारे पास आप देखते हैं कि लॉ मिनिस्टर होता है, हमारे पास एजुकेशन या फिर एचआरडी मिनिस्टर होता है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास आप देखते हैं कि है ना, अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर हमें होता हुआ दिखता है, रेल मिनिस्टर हमें होता हुआ दिखता है। तो अलग अलग तरीके के हमारे मिनिस्टर्स हमें आते हुए दिखते हैं, और इसी को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो कंट्री में इलेक्शन हुआ, जिसकी पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर जीते, उसके उस पार्टी के सारे एमपीज अपने में से एक एमपी को क्या करते हैं, अपना मुखिया चुन लेते हैं। यही मुखिया, यही हेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के जरिए। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है, बताता है कि भैया ये जो सारे के सारे अब मेरे साथी जीते हुए हैं ना, इन्हीं के साथ हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे, यानी कि मैं अपनी एक टीम बनाऊंगा जो कंट्री को 5 साल के लिए चलाएंगे। और इसी टीम को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुए, आप देखते हैं कि हमारे लॉ मिनिस्टर हुए, हमारे होम मिनिस्टर हुए, एचआरडी मिनिस्टर हुए, अलग अलग तरीके के जो गवर्नमेंट के है ना हेल्थ मिनिस्टर हुए, हम सभी को देखने को मिलते हैं। और ये सारी की सारी चीजें आप क्या देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो क्या करता है दोस्तों, कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उसी के साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसका हेड होता है। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि प्रेसिडेंट कंट्री का हेड होगा, प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो हेड होता है गवर्नमेंट का या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ठीक है, यहां तक की बात हमने आप सभी के साथ बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस की। हमारी कंट्री में आज के टाइम पर आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट साहिबा हैं। चलिए, है ना, चलो। अच्छा, एक सवाल है मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसका आंसर आप लोग जरूर देंगे कि द्रौपदी मुर्मू जो है ना, इंडिया की सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट हैं। इनसे पहले भी एक फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं। क्या आप लोग कमेंट में उनका नाम हमें बताएंगे? मैंने पहला सवाल तो पूछा था रशिया का वो जो लीडर था, दूसरा सवाल इनसे रिलेटेड है, उसका आंसर आपको जरूर कमेंट में देना है कि ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारी सेकंड फीमेल आपको प्रेसिडेंट दिखती हैं, राष्ट्रपति दिखती हैं। इनसे पहले भी एक और महिला राष्ट्रपति हमें आती हुई दिखी है, उनका नाम क्या है वो भी आपको कमेंट करके हमारे साथ डिस्कस करना है। चलिए, तो यहां तक की जो हमारी बातचीत थी उसको हमने एक एक कर आप सभी के सामने रखा। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हमारे कुछ और पॉइंट्स है, उसको भी हम लोग एक एक कर आपके सामने रखते चलते हैं और किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आपके सामने नहीं आने देंगे। अगला सवाल है कि जो हमारा स्टेट लेवल है, कि हमने नेशनल लेवल पे तो एक तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम को बनाया, उसी के साथ साथ हमारे यहाँ जितनी भी स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं, हर स्टेट के अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि हमने क्या किया है, उसी तरीके के पूरे लेवल को हमने उठाया। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि हमारे पास जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि यहां पर भी हमें इलेक्शंस होते हुए दिखेंगे। हर स्टेट की हमें एक असेंबली दिखती है और इस असेंबली के अंदर जिनके पास मेजॉरिटी आ जाती है वो क्या करती है दोस्तों कि उस पार्टी को फिर हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हुए देखते हैं। और हमारा स्टेट होता है, स्टेट के अंदर अगर किसी की गवर्नमेंट बन जाती है तो जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसको हम लोग सीएम या फिर आप देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर या फिर मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं, है ना, ये बात तो आपको पता है। और आप देखते हैं कि ऐसी ही कोई कहानी हमारे नेशनल लेवल पर होती है। नेशनल लेवल में जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ऐसे ही स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसे हम लोग सीएम कहते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा कि हमारे पास नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पर प्रेसिडेंट था, ऐसे ही राज्यों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, राज्यों के अंदर हमें गवर्नर देखने को मिलता है। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है बेटा, गवर्नर को हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ना। तो ये बात देखिए, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम नेशनल लेवल पे चल रहा था वैसे ही पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें स्टेट लेवल पर भी देखने को मिलता है। स्टेट में होते हैं इलेक्शंस, जिस पार्टी के मिल जाती है मेजॉरिटी वो पार्टी क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट बनाती है। पार्टी जो जिस पार्टी की सबसे ज्यादा साथी जीत जाएंगे या फिर जिनको मेजॉरिटी मिल जाती है वो गवर्नमेंट बनाती है और उस गवर्नमेंट के हेड को हम लोग सीएम या मुख्यमंत्री कहते हैं। जैसे नेशनल लेवल पे हमारे पीएम होते हैं, और ऐसे ही जैसे हमें नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट दिखते हैं ऐसे ही हमें स्टेट लेवल पर हमारा गवर्नर दिखता है। और गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट के जरिए की जाती है। गवर्नर भी 5 साल के लिए चुना जाता है और प्रेसिडेंट भी आप लोग देखते हैं कि 5 साल के लिए चुना जाता है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर हमारे पास कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हमें देखने को मिलती हैं, जिनको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है ना, इन यूनियन टेरिटरीज के अंदर आप देखते हैं कि हमारे पास गवर्नर नहीं होता है। यहां पर हमारे पास क्या होता है, यहां पर हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। जैसे दिल्ली एक हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली के अंदर यहां पर जो आपको क्या दिखता है दोस्तों, गवर्नर दिखेगा, उसे गवर्नर नहीं कहा जाएगा, उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं, जैसे गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने अच्छे तरीके से आपके सामने यहां पर प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या ध्यान देने वाली बात क्या है, तो जैसे हमारे पास स्टेट के अंदर सीएम है, वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे पास गवर्नर है। और गवर्नर का काम क्या होता है दोस्तों, कि गवर्नर का काम होता है कि स्टेट के अंदर किसी भी तरीके का कोई रूल या फिर आप देखते हैं दोस्तों की रेगुलेशन बनाना। देखो, अगर स्टेट में कोई कानून बनाना है तो जो हमारे सीएम होंगे वो क्या करेंगे दोस्तों, कि अगर वो कोई लॉ बनाना चाहते हैं तो वो किसके पास भेजेंगे, वो गवर्नर के पास भेजेंगे। और अगर गवर्नर उस पर साइन कर देता है तो आप देखते हैं दोस्तों कि वो चीज स्टेट के अंदर फिर कानून बन सकती है। तो गवर्नर की बहुत बड़ी आप देखते हैं कि पोजीशन हमें देखने को मिलती है। ये बात हमने यहां पर देखी और यहां तक की चीजें हमने देखी। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो गवर्नर होता है ना, वो प्रेसिडेंट को क्या करता है दोस्तों, की रिपोर्ट भी करता रहता है। गवर्नर का काम क्या होता है, गवर्नर का काम होता है कि भैया प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते रहो, ये बताते रहो कि स्टेट के अंदर जो काम हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर गवर्नर को ये लगे कि अगर किसी स्टेट के अंदर जो वहां की गवर्नमेंट है या फिर वहां का जो चीफ मिनिस्टर है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम नहीं कर रहा, तो गवर्नर प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट कर सकता है। और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट उस गवर्नमेंट को ही डिसॉल्व कर देंगे, उस गवर्नमेंट को ही हटा देंगे। और फिर वहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि क्या हो जाता है, वहां पर हमें इमरजेंसी लगती हुई दिखती है, जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। फिर वहां पर दोबारा से इलेक्शंस कराए जाते हैं। ठीक, चलिए ये बात हमने देखी। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और बात ध्यान देने की है कि स्टेट के अंदर भी हमें क्या दिखता है, स्टेट के अंदर भी हमें काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं। जैसे हमें दिखता है कि एक हमें पूरे के पूरे है ना, पूरे की पूरी कंट्री का एजुकेशन मिनिस्टर या फिर एचआरडी मिनिस्टर होगा। ऐसे ही हर स्टेट के अंदर भी हमें एजुकेशन मिनिस्टर देखने को मिलता है। तो जो हमारी स्टेट होगी, स्टेट के अंदर भी हमें क्या देखते हैं कि जो सीएम होता है ना, पूरे स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एक टीम बनाता है और सीएम के साथ जो टीम होती है उसे हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं या फिर जो हमारे प्रेसिडेंट साहिबा हैं, इनको आप देखते हैं दोस्तों कि इनके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या इनके काम हैं, ये किस तरीके से काम करती हैं, उसको हम लोग समझते हैं। देखो, इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है ना, आप देखते हैं कि इनको डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया जाता, इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्ट का मतलब क्या है, कभी क्या कभी तुमने सुना कि तुम्हारे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि चलो चलो राष्ट्रपति का चुनाव है, चुनाव वोट देकर आते हैं, देश के राष्ट्रपति को चुनेंगे? नहीं, हमारी कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स है ना, जो नागरिक हैं, वो क्या नहीं करते हैं, वो अपने देश के राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। बल्कि हमारे यहां पर क्या होता है बेटा, हमारे यहां पर हमारे होते हैं एमपीज, है ना। हम क्या करते हैं कि हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं या फिर सांसद को चुनते हैं या फिर हमारे होते हैं एमएलए या फिर जिनको हम लोग विधायक कहते हैं। तो जो सिटीजन्स हैं उन्होंने एमपीज को चुना है या फिर आप देखते हैं कि अपने विधायकों को चुना है। और ये एमपीज या फिर जो हमारे एमएलए होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये कंट्री के प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इनडायरेक्टली तरीके से आप देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट को चुना जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं चुन लेते? भाई देखो, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ना, अगर आप लॉजिकली देखें, बहुत मिनिमल पावर है, बहुत ही आप देखते हैं दोस्तों कि कम पावर है, बहुत ही नॉमिनल पावर हमें देखने को मिलती है, नाम मात्र की पावर देखने को मिलती है। कंट्री की पॉपुलेशन आज के टाइम के अंदर हमारे पास लगभग 140 करोड़ है। अब 140 करोड़ लोगों से इलेक्शंस कराए जाएं और जिस बंदे को चुना जाए उसके पास कोई पावर भी नहीं है, तो इसको कराना बहुत ही लॉजिकल नहीं है। इसीलिए हमारी कंट्री में शुरुआत से इस लॉजिक को लेकर चला गया कि हम अगर अपने प्रेसिडेंट को चुनेंगे तो हमारे जो एमपीज होंगे या फिर जो हमारे एमएलए होंगे वो क्या करेंगे, वो दोनों मिलकर इलेक्शन में वोट करेंगे और फिर जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोटिंग मिल जाएगी उसको क्या मिल जाएगा दोस्तों। और अब देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भी क्या होगा कि बहुत सारे हमें नॉमिनेशन खड़े होते हुए देखने को मिलते हैं। और प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या है दोस्तों की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले कि आप 35 साल से बड़े होने चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आप किसी भी आप देखते हैं कि प्रॉफिटेबल पोजीशन पर या फिर गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट जॉब पर हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा। आपके ऊपर किसी तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि बैंक का कोई लोन वोन नहीं होना चाहिए, है ना। और आप मेंटली
रिटार्टेड नहीं होने चाहिए। तो अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप कंट्री के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होंगे, अब जिसको सबसे ज्यादा एमपीज और एमएलए वोट दे देंगे, और कितने मिलने चाहिए, 50+1 है ना, 50+1 जिसको मिल जाएंगे, 50% से 50+1% जो वोटिंग मिल जाएगी, वो लोग हमारे क्या बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब प्रेसिडेंट जो बन गया है ना, जो प्रेसिडेंट हमारा चुन लिया गया, अब इस प्रेसिडेंट को 5 साल को देश को चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन इसको आप क्या देखते हैं कि इनको हम लोग कंट्री का हेड भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है ना, ये देश का मुखिया होते हैं। अब इनकी कुछ शक्तियां, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर को देखते हैं कि भैया इनकी कार्यकारी शक्तियां हमें क्या देखने को मिलती हैं, कि जो प्रेसिडेंट होता है ना, यही क्या करता है, यही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। सर ये कैसे होता है, ये बता दीजिए। जैसे आपको याद होगा दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अगर कंट्री में इलेक्शन हुए, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा साथी जीत जाते हैं, जिसको मेजोरिटी मिल जाती है, उस पार्टी का आप देखते हैं दोस्तों कि क्या किया जाता है, कि उस पार्टी से एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को शपथ या फिर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, वो हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। तो यही बात बताई गई है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को क्या करता है दोस्तों, कि अपॉइंट करता है। ये इनकी एक बहुत बड़ी पावर है। उसके साथ साथ इनकी कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या करते हैं, ये देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। उसी के साथ साथ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, वहां पे भी आप देखते हैं दोस्तों कि है ना, हमारे जो हाई कोर्ट्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट होंगे, उनके भी जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट साहब की कुछ और भी आप देखते हैं कि पावर है, उनको भी हम लोग एक एक कर आपके सामने डिस्कस करते चलेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन आप सभी के साथ नहीं रहेगा। देखो, हमारे जो प्रेसिडेंट है ना, वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। लोकसभा को डिसॉल्व का मतलब क्या है, जैसे आप सभी को पता है कि अगर हमारी लोकसभा है, और लोकसभा के अंदर क्या है दोस्तों, 543 मेंबर्स हैं, इसमें से अगर किसी पार्टी को अपनी गवर्नमेंट बनाकर रखनी है 5 साल के लिए, तो उनके 272 एमपीज का होना जरूरी है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप देखते हैं दोस्तों कि, या फिर अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी ना रहे, अगर उनके 271 मेंबर हो जाए, तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति जी हमारे जो लोकसभा होगी ना, उसे डिसॉल्व कर देंगे, उसे भंग कर देंगे, फिर कंट्री के अंदर हमें दोबारा से री इलेक्शन होते हुए दिखेगा। तो ये भी पावर हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ प्रेसिडेंट क्या करता है दोस्तों, कि प्रेसिडेंट ना एड्रेस करता है पार्लियामेंट को, कि प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउस पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, के वो दोनों जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा हैं, जो पार्लियामेंट के हमारे दोनों सदन हैं, पार्लियामेंट के हमारे दोनों हाउसेस हैं, उसको एड्रेस करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें कि वो ऑर्डिनेंस मेकिंग में अपनी पावर दिखाते हैं। अभी ऑर्डिनेंस मेकिंग का मतलब क्या है, कि हमारी कंट्री में कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस विच हैव द सेम फोर्स एज लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। के प्रेसिडेंट क्या है दोस्तों, कि अगर उनको लगे कि किसी चीज के ऊपर कंट्री के अंदर किसी तरीके से कोई नई चीज स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर हमारी कंट्री के अंदर किसी चीज पर पार्लियामेंट ध्यान नहीं दे रही, तो प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से एक ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। और ये ऑर्डिनेंस जो होता है, ये जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ बनाया जाता है, उसी की इक्विवेलेंट ही आप देखते हैं कि इसकी भी वैल्यू देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, या फिर सबसे जबरदस्त पावर देखने को मिलती है, वो क्या है, इसको हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास है लोकसभा, और उसके साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहां पर हमारी है गवर्नमेंट, है ना, ये है हमारी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, कि गवर्नमेंट ने एक बिल प्रेजेंट किया। क्या बिल प्रेजेंट किया, कि हमें ना क्या करना है, कि वुमेन सेफ्टी के ऊपर आप देखते हैं कि वुमेन सेफ्टी के ऊपर कोई कानून बनाने की बात हो रही थी। अब सबसे पहले दो चीजें हैं वो आपको क्लियर कर लेनी है। एक वर्ड यहां पर यूज किया जा रहा है बिल, और दूसरा वर्ड मैं आपके सामने यूज करूंगा जिसे हम लोग कहते हैं लॉ, है ना। लॉ का मतलब होता है कानून, और बिल का मतलब होता है कि अभी वो कानून बनने वाला है, इट इज इन दी प्रोसेस, है ना। अब देखिए, हम यहां पर प्रेजेंट करते हुए देख रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी, अगर उसको लगता है कि भैया हमें किसी इशू पर हमें कोई नया कानून बनाना है, कि लेडीज की सेफ्टी पर हमें कानून बनाना है, तो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर लोकसभा राज्यसभा से आप देखते हैं कि एक बिल प्रेसिडेंट साहब के पास गया। अब प्रेसिडेंट साहब उस बिल को देखेंगे, और प्रेसिडेंट साहब अगर उस पर साइन कर देंगे, तो वो बिल क्या बन जाता है, तो वो बिल या फिर जो वो ऑर्डिनेंस होता है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा। फिर पूरी कंट्री में उसको आप देखते हैं कि उस रूल को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तुम उसको नहीं मानोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। ये तो प्रोसेस है। अब देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से बिल प्रेसिडेंट को भेजा गया, और अगर प्रेसिडेंट उस बिल को देखे, और उस बिल को देखने के बाद प्रेसिडेंट को लगे कि यार ये तो कुछ गड़बड़ी है यहां पर, और इसमें ये तो कुछ चीजें यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट ना आप देखते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट के पास आप देखते हैं कि उसको
भेजेगा कि भैया इसको रिव्यू करो, इसको एक तरीके से देखो कि यहाँ पे कुछ गलतियां हैं। अब अगर दोबारा से गवर्नमेंट क्या करे, अब दोबारा से अगर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास भेज दे तो सर प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट को ना फिर दूसरी बार आप देखते हैं दोस्तों के साइन करने ही पड़ते हैं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो दोबारा से रिव्यू करने के लिए भेज दें, है ना। तो प्रेसिडेंट के पास जो यहां पर ये बोला जाता है ना कि पावर है, लेकिन पावर बहुत आप देखते हैं कि नॉमिनल है या फिर पावर बहुत कम है। वो इसी वजह से है कि अगर बिल आया, प्रेसिडेंट को लगे कि ये बिल बनना नहीं चाहिए, तो वो गवर्नमेंट के पास दोबारा भेज सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट भेज देती है दोबारा से, आप देखते हैं दोस्तों कि प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ते हैं। उनके पास आप देखते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, इस ऑप्शन को साइन करने के अलावा कोई ऑप्शन यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता, है ना। ये बात यहां पर हमें अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ कंट्री के अंदर नेशनल इमरजेंसी, या फिर अगर हम लोग देखें कि जो राष्ट्रपति शासन होता है, पूरी कंट्री के अंदर इमरजेंसी लग जाए। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि आपको और हमको बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। आपको फ्रीडम है ना, आपको फ्रीडम मिली है, आपको इक्वालिटी मिली है। उसी के साथ साथ आप अपने रिलीजन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपने जो रिलीजियस बिलीव हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम सभी कानून की नज़र में बहुत अच्छे तरीके से इक्वल हैं। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिखते हैं। जब भी कंट्री के अंदर आप देखते हैं कि इमरजेंसी इंपोज की जाती है, इमरजेंसी का मतलब है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है ना, अब वो आपसे छीन लिए गए हैं। आप अब ये नहीं कह सकते कि अब हम आजाद हैं, आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट हमें ध्यान रखेगी। कुछ कुछ सिचुएशंस में, जैसे अगर वॉर हो रही होती है या फिर कुछ और खतरा होता है, तो उस टाइम पर कंट्री में, पूरी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। अब हमारे ये प्रेसिडेंट ही है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन कंट्री इन केस ऑफ थ्रेट, कि अगर पूरी कंट्री के ऊपर थ्रेट हो कि भैया बाहर से कोई अटैक वटैक हो रहा है, या है ना, इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ देयरफॉर, अगर कंट्री में वॉर हमें होती हुई दिखती है, बाहर से कोई अटैक आ रहा है, या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि आर्म्ड रिबेलियस हमें देखते हुए मिलता है कि अगर कंट्री की ही जो आर्मी है, आप देखें कि वो अगर मिलिट्री कूप करना चाहे, या फिर देश के अंदर ही कुछ लोग हथियार उठा लेते हैं, तो ऐसी सच सिचुएशन के अंदर कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। इस नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे ले लिए गए हैं। अब आप गवर्नमेंट से ये नहीं कह सकते कि हमें आगे बढ़ाया जाए, हमारे डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट अब जो मेजर परेशानी आती है उसको केटर करती है, और नेशनल इमरजेंसी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट साहब ही इंपोज करते हैं। फिर हमें दिखती है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी का मतलब क्या है कि अगर ये पता चल जाए कि किसी भी स्टेट के अंदर, आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे गवर्नर होंगे, और यूनियन टेरिटरी के अंदर आप सभी को पता है कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। अगर गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट को यह बता दे कि भैया स्टेट के अंदर जो सीएम है ना, वो क्या कर रहा है कि जो काम कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं कर रहा, तो फिर क्या करते हैं, तो प्रेसिडेंट क्या कर देगा दोस्तों कि जो गवर्नमेंट होगी ना स्टेट की, उसको हटा देगा, सीएम को हटा देगा, और उस जगह पर आप देखते हैं कि स्टेट इमरजेंसी या फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, जब तक वहां पर हमें री इलेक्शन होता हुआ नहीं दिखता। तो ये कुछ बेहतरीन से फीचर्स हमें क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि राष्ट्रपति के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ ना हमें राष्ट्रपति के कॉन्टेक्स्ट में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, उसको भी हम लोग समझते चलते हैं। जैसे हमने देखा था कि भैया अगर गवर्नमेंट है ना, अगर गवर्नमेंट है, और अगर गवर्नमेंट कोई बिल या फिर आप देखते हैं कि कोई ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के पास भेजती है, तो प्रेसिडेंट क्या है, अगर उनको लगता है कि भैया इसको रिव्यू करना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट के पास भेजेंगे। और अगर गवर्नमेंट ने दोबारा से भेज दिया, तो हमें पता है दोस्तों कि प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, साइन कर कर उसको देना पड़ेगा, ये हमें पता है। लेकिन प्रेसिडेंट को ऐसा ही थोड़ी है कि दोस्तों ऐसे ही रख दिया गया। प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वीटो पावर। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास हमें क्या दिखती है दोस्तों, वीटो पावर देखने को मिलती है। जी हां, वीटो पावर का मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई बिल प्रेसिडेंट को भेजा कि तुम इस पर साइन कर दो और इसको कानून बना दो या फिर इसको लॉ बना दो, और प्रेसिडेंट ने उसको गवर्नमेंट के पास दोबारा भेजा कि इसमें कुछ गलतियां हैं, इसको तुम मुझे वापस करके दो। अब ना गवर्नमेंट ने दोबारा भेज दिया, ध्यान से सुनिएगा कि गवर्नमेंट ने पहले कोई बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा, प्रेसिडेंट को उसमें कुछ गलतियां लगी, प्रेसिडेंट ने उसको गवर्नमेंट के पास भेजा, इसको सही करके भेजो। गवर्नमेंट ने सही करके भेजा, अब प्रेसिडेंट के पास ही आ गया। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा दोस्तों कि प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर भी है जिसे हम लोग वीटो पावर कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट ना क्या कर सकता है दोस्तों कि होल्ड कर सकता है। क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। और आप देखते हैं कि इसको होल्ड करने की जिम्मेदारी दी गई। प्रेसिडेंट के पास टाइम है कि भाई वो टाइम ले सकता है, वो साइन तो करना है ना, लेकिन ये इंडिकेशन नहीं दी गई है कि कब तक साइन करना है। वो 1 दिन ले, 2 दिन ले, 1 साल ले, 2 साल ले, पूरे 5 साल ले, है ना। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं कि प्रेसिडेंट क्या कर लेता है कि किसी बिल को अगर उनको लगे कि वो सही नहीं है, तो अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में डाल सकते हैं। ये भी प्रेसिडेंट साहब के पास हमें एक पावर देखने को मिलती है।
चलिए, तो यहां तक के जो हमारे पॉइंट्स रहे थे प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में, उनको हमने एक एक कर आप सभी के सामने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां से हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, कि पावर एंड पोजीशन ऑफ पीएम, कि हमारी कंट्री के अंदर पीएम कौन बनता है और पीएम के पास क्या क्या पावर है, और उसी के साथ साथ उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास क्या क्या पावर है, उनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी को पता है कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या होता है बेटा, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। जो हमारी गवर्नमेंट है लोकसभा के अंदर चुनकर आई है, जो पॉलिटिकल पार्टी पांच सबसे ज्यादा मेजोरिटी हासिल कर कर, उसी पॉलिटिकल पार्टी का जो इलेक्टेड बंदा होता है उसी को हम लोग पीएम कहते हैं। तो जो पीएम होगा दोस्तों, आप देखते हैं कि वो पूरी गवर्नमेंट का हेड होता है, और उसी के साथ साथ जितनी भी हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच होंगे ना उनका भी वो हेड माना जाता है, और कैबिनेट लीडर भी होगा। अब देखिए, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बन गई है, अब गवर्नमेंट का हमारा जो हेड है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। अब प्राइम मिनिस्टर अकेले तो पूरी कंट्री को नहीं चला सकता, प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम बनाता है, और इसी टीम को हम लोग क्या कहते हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। और इस कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है ना, वो भी क्या होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर ही होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करता है, देश में किस किस तरीके से क्या क्या काम करना है, देश को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर डिस्कशन करता है। ये सारे के सारे काम हमारे प्राइम मिनिस्टर के ही होते हैं। उसी के साथ साथ फॉरेन अफेयर्स, आप देखते हैं कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो क्या है दोस्तों, कि प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल मैटर्स, के इंटरनेशनल स्टेजेस पर प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग लेवल पर आप देखते हैं कि जो मीटिंग होती है इंटरनेशनली, उसमें कंट्री की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, जो सबसे बड़ा कंट्री का मुखिया होता है या फिर जो कंट्री का चेहरा होता है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। दे कंडक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस, नेगोशिएशन, ट्रीटीज एंड रिप्रेजेंट द कंट्रीज इन इंटरनेशनल लेवल। प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि वो अलग अलग कंट्रीज के साथ रिलेशंस बना के रखते हैं, उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं, उनके साथ बिजनेस ट्रीटीज करते हैं, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर की हमें देखने को मिलती है ना। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, है ना, आप क्या देखते हैं कि उनके पास इमरजेंसी पावर भी हमें देखने को मिल रही है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि अगर कंट्री में इमरजेंसी या फिर आपातकाल लगा है, द प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल्स इन स्टेट। के मान लीजिए कि अगर किसी स्टेट के अंदर कोई सीएम अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, प्रेसिडेंट को बता सकता है। गवर्नर तो बताएगा, उसी के साथ प्राइम मिनिस्टर भी बताएगा कि भैया इस इलाके के अंदर, इस स्टेट के अंदर सही तरीके से काम नहीं हो रहा। और प्राइम मिनिस्टर की आप देखते हैं कि रिकमेंडेशन पर भी स्टेट के अंदर क्या की जा सकती है, इमरजेंसी को आप देखते हैं इंपोज किया जा सकता है। उसी के साथ साथ हमें लेजिस्लेचर रोल भी देखने को मिलता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, ही इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा हाउस एंड कैन इंट्रोड्यूस बिल एंड पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेचर डिटेल। कि भैया अगर कोई बंदा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम लोग ये बात करते हैं कि अगर तुम्हें कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पहली शर्त क्या है, कि तुम्हारा एमपी होना, कि तुम्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। या तो तुम लोकसभा से एमपी होगे, या तो तुम क्या देखते हो कि तुम राज्यसभा से एमपी होते हुए दिखोगे, ये एक शर्त है ना। क्या सर कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा है ना, मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जीती, मान लीजिए कि जैसे हम देखते हैं दोस्तों कि अभी 2024 का हमारा ये इलेक्शन हुआ, और हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी तो जीत गई, लेकिन अगर होता कि मोदी जी इसके अंदर मान लीजिए कि नहीं जीतते, लेकिन बीजेपी को, मोदी जी को ही अपना पीएम बनाना था, और मोदी जी मान लीजिए आप देखते हैं दोस्तों कि लोकसभा का इलेक्शन हार गए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो क्या इस सिचुएशन में कोई पार्टी जिसको मेजोरिटी मिल गई, जैसे बीजेपी को मान लीजिए कि मेजोरिटी मिल गई, इनके 291 साथी जीत चुके हैं, टोटल जो बीजेपी का पूरा ग्रुप था, एनडीए जो ग्रुप था, है ना, अब बीजेपी के पास मेजोरिटी थी, लेकिन ये जिसको अपना कैंडिडेट बनाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो बंदा एमपी नहीं है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, इस सिचुएशन के अंदर आप देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, कि उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। कैसे, है ना, कोई ऐसा आदमी जो आप देखते हैं कि एमपी नहीं है, उसको भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। हालांकि उनको 6 महीने दिए जाते हैं कि 6 महीने के अंदर तुम क्या करो, तुम राज्यसभा के एमपी बनकर क्या कर सकते हो, अपनी अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इट इज मैंडेटरी दैट जो बंदा हो वो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का कैंडिडेट हो, राज्यसभा से लोकसभा से एमपी बनकर आया हो। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंडिडेट है जो वो पीएम बनाना चाहती हैं, हालांकि वो ना तो राज्यसभा में एमपी है ना तो लोकसभा में एमपी है, वो भी पीएम बनाया जा सकता है। इसके लिए 6 महीने दिए जाते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर उसको राज्यसभा का एमपी बनाकर कंट्री का पीएम बनाया जा सकता है। ये बात यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से डिस्कस की है ना, ये बात हमने यहाँ पर आपके सामने रखी। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन बनाता है, कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा ना, उसका काम ये है कि भैया वो ना एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। क्या कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, सबसे पहले आप देखिएगा कि कंट्री के अंदर हमें दिखता है, एक तो सबसे पहले दिखता है हमें क्या दिखता है दोस्तों, कि हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, है ना,
ठीक है। उसी के साथ साथ हमें क्या दिखता है, चीफ ऑफ द मीटिंग, है ना। उसी के साथ साथ हमें दिखता है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारा पीएम हुआ और उसी के साथ साथ हमें प्रेसिडेंट देखने को मिलता है। अब ये सारे के सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये पीएम को बताते हैं कि हमें ना अपने अपने डिपार्टमेंट में या फिर अपने अपने जो हमारी आपको दिखता है कि एजेंसी है ना, उसके अंदर हमें ये रूल्स और ये रेगुलेशंस बनवाने हैं। तो पीएम फिर क्या करता है, पीएम ये आइडियाज प्रेसिडेंट के पास भेजता है, प्रेसिडेंट अगर उस पर सिग्नेचर कर देता है तो फिर वो पीएम पर आते हैं और फिर पीएम क्या करता है, हर मिनिस्ट्री के पास भेजता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो एक तरीके से प्रेसिडेंट के बीच में और उसी के साथ साथ जो हमारे सारे मिनिस्टर्स होते हैं उनके बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के रखता है और सही तरीके से हर काम हो सके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर की हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर भी ये हमें देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग द क्राइसिस कि अगर कंट्री में किसी बात को लेकर कोई परेशानी आती हुई दिखी, सच एज नेचुरल डिजास्टर, सिक्योरिटी थ्रेट, द प्राइम मिनिस्टर टेक्स चार्ज टू क्राइसिस मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, कि अगर कंट्री पर बाहर से कोई अटैक हो गया, कोई कोविड की जैसे सिचुएशन आई थी, तो जब कंट्री पर आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से लॉकडाउन लगाना था, किसने फैसला लिया, प्राइम मिनिस्टर ने लिया। जब कंट्री के अंदर हमें नोटबंदी का फैसला लेते हुए देखता था, किसने आप देखते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया, प्राइम मिनिस्टर ने लिया। जब कंट्री में कोई क्राइसिस आता है, कोई बड़ा फैसला लेना होता है, तो वो हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर के जरिए ही किया जाता है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा ना वो देश के प्रेसिडेंट के लिए एडवाइजर भी होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन वेरियस मैटर्स इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। प्राइम मिनिस्टर ही बताते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि किन को जजेस बनाया जाए, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि किन को पार्डन का मतलब है कि अगर किसी ने राष्ट्रपति के पास एक तरीके से बहुत सारे, देखो प्रेसिडेंट के पास ना एक और पावर भी होती है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके पास एक और पावर भी होती है कि ही कैन ग्रांट दी पार्डन। पार्डन का मतलब है कि वो क्षमादान दे सकते हैं, कि वो कोई कैदी है, कोई प्रिजनर है, उसने कोई गलती करी है, तो अगर वो राष्ट्रपति के पास एक तरीके से माफीनामा लिखे, अगर राष्ट्रपति को लगे कि हाँ हाँ इसने इतने टाइम तक जेल में अपना टाइम गुजार लिया तो उसको माफ किया जाए, तो उसको माफ कर देते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसको माफ करेंगे, इसमें भी आप देखते हैं कि जो रिकमेंडेशन है ना वो प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बता सकते हैं कि जी ये फला फला आप देखते हैं कि प्रिजनर है, इतने टाइम से परेशान है, आप इसको माफी दे दो, तो ये भी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर दे सकता है प्रेसिडेंट को। ठीक है। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे ना, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो क्या होगा दोस्तों कि जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं इज मेड अप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि भैया प्राइम मिनिस्टर है तभी हमारी क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक चीज भी जो आपको पता होनी चाहिए कि मान लीजिए कि कंट्री में इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के बाद हमें एक पीएम बनता हुआ देखा, और पीएम ने क्या किया कि अपनी टीम को बनाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम मिलकर कंट्री को चला रही हैं, है ना। आप क्या कर रहे हैं दोस्तों कि हमें कंट्री को रन करते हुए देखते हैं, कंट्री को अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। अचानक मान लो कि प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो इस सिचुएशन में क्या होगा। अब इस सिचुएशन के अंदर जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है ना, तो जो आप देखते हैं कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी सारी की सारी पोजीशंस खाली हो जाती हैं। नया प्राइम मिनिस्टर आएगा और फिर नए प्राइम मिनिस्टर के साथ नए आप क्या देखते हैं कि जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको रखा जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर चले गए तो नए प्राइम मिनिस्टर रख दिया और वही कैबिनेट चल जाएगी, नहीं। प्राइम मिनिस्टर की डेथ के बाद आप देखते हैं कि क्या होगा दोस्तों, आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की अगर डेथ हो जाती है तो पूरे की पूरी जो मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, सारे मिनिस्टर्स को नया रिक्रूट करना होगा, नए तरीके से, या तो उन्हीं बंदों को रख सकते हो लेकिन एक नए प्रोसेस से उनको रिक्रूट किया जाएगा। हालांकि अगर कोई मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, मान लीजिए कि अगर कोई आप देखते हैं कि कोई डिफेंस मिनिस्टर है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो क्या इस कंडीशन में पूरी की पूरी रिक्रूट होगा, नहीं। डिफेंस मिनिस्टर के मरने पर कोई भी अगर मिनिस्टर मर जाता है तो उनकी उनके उनके जाने पर नए बंदे को रिक्रूट किया जा सकता है, ठीक है। दी प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग द काउंसिल, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं वो सारी की सारी जो हमारी काउंसिल होगी उनके साथ डिस्कशन करते रहते हैं, और ये सारे के सारे जो हमारे काउंसिल मेंबर्स होते हैं या फिर जो अलग अलग हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर कंट्री को चलाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं और पूरा का पूरा फैसला लेने में कंट्री के साथ बहुत बड़े तौर पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। इसी के साथ साथ ना, हमने जब आप सभी के साथ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन किया था तो हम लोग एक चीज भूल गए थे। क्या? हमने आप सभी के साथ प्रेसिडेंट के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन हम लोगों ने आप सभी के साथ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पढ़ा। तो एक बार जल्दी से हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के पास जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग एक एक कर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है बेटा, इनको हम लोग क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं।
ये जो वाइस प्रेसिडेंट है इनको कौन चुनता है? इनको सिर्फ एमपीज चुनते हैं, याद रखिएगा। और अगर हमने जब बात की थी प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? इनको एमपी प्लस आप देखते हैं कि जो हमारे एमएलए हैं वो चूज करते हैं, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको सिर्फ एमपीज के जरिए चुना जाता है। उसी के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट को आप देखते हैं कि 5 साल के लिए चुना जाता है, प्रेसिडेंट को भी 5 साल के लिए ही चुना जाता है। वाइस प्रेसिडेंट का काम है कि अगर प्रेसिडेंट कंट्री से बाहर गए हुए हैं, अगर प्रेसिडेंट की तबीयत खराब है, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, तो प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालता है। ठीक है, ये बात है। उसी के साथ साथ एक और बात ध्यान देने की है। क्या बात ध्यान देने की है? कि जो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, उसको आप देखते हैं कि जो हमारी राज्यसभा है उसका चेयरमैन भी बनाया जाता है। वो क्या होते हैं दोस्तों? आप देखते हैं कि वो हमारे चेयरमैन होते हैं। कहां के? हमारी राज्यसभा के, है ना। एक और सिनेरियो, मान लीजिए कि कोई प्रेसिडेंट है और आप देखते हैं कि इस प्रेसिडेंट को अगर हम लोगों ने चुना है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर क्या है दोस्तों कि प्रेसिडेंट की अचानक आप देखते हैं कि मान लीजिए कि डेथ हो जाती है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो क्या करेगा? वो प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना देंगे। ये वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग तौर पर काम करते हैं जब तक नया हमें क्या आ जाता है? प्रेसिडेंट आता हुआ नहीं दिखता। तो वाइस प्रेसिडेंट कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की एब्सेंस में काम कर सकता है ना, जब तक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाता। ये है पूरा का पूरा सिनेरियो। उसी के साथ साथ प्रेसिडेंट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करता है, तो इसे कंट्री के अंदर हम देखते हैं, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट बिल्कुल गलत गलत फैसले लेने लगे। ऐसे चीजों पर आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि कोई सही कानून बने, उस पर साइन करने में मदद ना करे, गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन ना करे, या फिर कुछ ऐसे काम करे जो असंवैधानिक हैं, इस सिचुएशन में क्या प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है? हाँ, प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। उसी को हम लोग कहते हैं इम्पीचमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं महाभियोग, है ना। और इस महाभियोग के लिए आप देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों? इस महाभियोग के लिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारी लोकसभा राज्यसभा है उसके 2/3 सदस्य तैयार होने चाहिए। अगर 2/3 मेंबर्स तैयार होते हैं है ना पार्लियामेंट के, तो आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है, क्योंकि अगर वो गलत काम करते हैं तो उनकी जगह नए बंदे को रिक्रूट किया जा सकता है। चलिए, तो यहां तक तो हमने आप सभी के साथ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट क्या हैं, किस तरीके से चुने जाते हैं, कितने साल तक के लिए चुने जाते हैं, इनका क्या क्या टेन्योर रहा है, उसको हमने एक एक कर आपके सामने डिस्कस किया। अब हमारे कुछ और पॉइंट्स उसको भी हम लोग एक एक कर आपके सामने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पर है कि द पावर एंड पोजीशन ऑफ पीएम्स ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, हमारे पास ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, कि जितने भी हमें अलग अलग मिनिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, द काउंसिल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द ऑफिस। के जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं ना, उसी के बाद आप देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द डिसमिसल और रेजिग्नेशन। कि अगर मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया या फिर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, तो इस सिचुएशन के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको आप देखते हैं कि डिसॉल्व कर दिया जाता है, फिर नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। उसी के साथ साथ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द लोकसभा। ये जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होंगे, ये सारे के सारे लोकसभा के अंदर अकाउंटेबल होंगे। अलग अलग पार्टी के आने वाले जो एमपीज हैं वो इन मिनिस्टर्स से सवाल पूछ सकते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे एरिया में क्या डेवलपमेंट होगी, तो ये सारे के सारे अकाउंटेबल होते हैं। मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट एंड आंसरेबल टू देयर एक्शंस इन द डिसीजंस। कि अगर वो कोई भी फैसला लेते हैं तो उनको लोकसभा के अंदर जवाब देना होगा और उनको जवाब देकर अपनी सारी की सारी चीजों को क्लियर करना होगा। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर हमारी जो एक बहुत ही जबरदस्त आप देखते हैं कि जब हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो हमारे पास तो एक पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव थी जो हमारे मिनिस्टर्स थे, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और हमारी एग्जीक्यूटिव दिखती है जिसको हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अब ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव को हम लोग ब्यूरोक्रेसी के नाम से जानते हैं, और ये जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है ये आप देखते हैं दोस्तों कि क्या है, किस तरीके से चुने जा रहे हैं, इनकी पूरी की पूरी कहानी क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स एंड द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी और द एडमिनिस्ट्रेशन। के बेसिकली अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं पूरे बड़े लेवल पर इंडिया के अंदर, तो उस ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हुए दिखते हैं, हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, है ना, वो आते हुए दिखते हैं, और हमारे आपको क्या दिखते हैं दोस्तों कि जितने भी हमारे आपको ब्यूरोक्रेसी। तो जब भी हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो हमारी इंडियन एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, उसी के साथ साथ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, और हमारे आपको क्या देखते हैं कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं ये सारे के सारे मिलकर हमारी कंट्री की एग्जीक्यूटिव को बनाते हैं, यानी कि कंट्री के अंदर चीजों को इंप्लीमेंट कराने वाली एजेंसी के तौर पर हमें दिखते हैं, है ना। अब यहां पर
अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, के हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव को चुना जाता है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जिनको हम लोग आईएएस कहते हैं, आईपीएस कहते हैं, या फिर आप लोग देखते हैं कि आईआरएस कहते हैं, या फिर आईएफएस कहते हैं, ये सारे के सारे ना क्या होते हैं, ये सारे के सारे सेक्रेटरी होते हैं किसके, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं। अब हमारा जो लॉ मिनिस्टर है उसको लॉ के बारे में इतनी जानकारी थोड़ी है, वो तो इलेक्शन जीत कर आया है। कंट्री में लॉ से कैसे कानून बनेंगे उसके बारे में हमारे आईएएस आईपीएस ये जो लोग होते हैं ये उनको गाइडेंस देते हैं। अब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उसे खेती के बारे में जानकारी थोड़ी है, ये जो हमारे आप देखते हैं कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जितने भी हमारे जीते हुए डिप्लोमेट्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपको दिखता है कि यही उनके सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं और उनको पॉलिसी मेकिंग में मदद करते हैं। ये पॉलिसीज बनाते हैं, उनको बताते हैं और फिर वो लोकसभा के अंदर रखते हैं और इसको फिर कंट्री में चलाया जाता है। देखा जाए तो जितने भी हमारे आप देखते हैं दोस्तों कि ये आईएएस आईपीएस आईआरएस चुने जाते हैं, ये ऑल इंडिया लेवल पर चुने जाते हैं और आप देखते हैं कि इसी के साथ स्टेट लेवल पर भी हमें चुनते हुए दिखते हैं। और ऑल इंडिया लेवल पर यूपीएससी करके एक एग्जाम होता है, उसको पास करने पर आप देखते हैं दोस्तों कि इनको अपॉइंट किया जाता है। स्टेट लेवल पर हमें पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं वो क्लियर करते हुए देखते हैं, है ना। और इसके अंदर अलग अलग, है ना, टेक्निकल बैकग्राउंड पब्लिक सेक्टर के लोग हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज बीन, आप देखते हैं दोस्तों कि इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, कि जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट्स होंगे इनको ऑल इंडिया लेवल पर आप देखते हैं कि कहीं पर भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और उसी के साथ साथ स्टेट लेवल के जो पीसीएस के जो हमारे क्या होते हैं दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि दो यहाँ पर है कि यूपीएससी जो होती है वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर क्या कर सकती है, आपको अपॉइंट कर सकती है। आपको केरला में नौकरी मिल सकती है, आपको केरला में भेज देंगे आईएएस बनाकर, आपको तेलंगाना में भेज देंगे, आपको गोवा में भेज देंगे। तो यूपीएससी के थ्रू अगर आप क्या करते हैं, एग्जाम निकालते हैं, तो आपको आईएएस अगर बनाया जाएगा तो आपको ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पे भी भेज दिया जाएगा। वहीं जब आप स्टेट का पीसीएस एग्जाम क्लियर करते हैं, जो हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो हर स्टेट के जरिए कराया जाता है, तो आप उसी स्टेट के अंदर काम करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपने एमपी से किया तो आप क्या करेंगे, आप एमपी के अंदर ही पूरी सर्विस देंगे, जिंदगी भर आप एमपी के अंदर ही रहेंगे। और आपको क्या कहा जाएगा, आपको असिस्टेंट आईएएस कहा जाता है, आपको असिस्टेंट आईएएस या फिर डिप्यूटी आईएएस कहा जाता है ना, डिप्यूटी आईएएस कहा जाता है। और ये जो डिप्यूटी आईएएस होता है 18 साल की सर्विस के बाद ये आईएएस की पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, इनकी पावर भी वैसी ही हो जाती है ना। यहां तक हमने इसको देखा। तो अगर हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्वेंट हैं वो किस तरीके से हैं, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले कि ऑल इंडिया सर्विसेज के हमारे पास ऑल इंडिया लेवल पर हमारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हमें आते हुए दिखते हैं। और इसके अंदर हमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि हमें आईएएस आते हुए दिखते हैं, जो पूरे ऑल इंडिया पे काम करेंगे। उसी के साथ साथ हमारे आईपीएस हुए, जो पूरे इंडिया के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां के जो लीगल सिस्टम को मैनेज करेंगे। ऐसे ही हम देखते हैं दोस्तों कि सेंट्रल सर्विस की इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है या फिर इंडियन कस्टम सर्विस हमें होती हुई दिखती है। ये क्या करते हैं दोस्तों कि ये इंडिया के बाहर जाकर आप देखते हैं कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर स्टेट सर्विसेज होती हैं जिसके अंदर आप देखते हैं कि स्टेट लेवल पर हम लोग अपने ऑफिसर्स को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। ठीक, हाँ। अब इसी के साथ साथ दोस्तों अब देखिए कि पर्सन्स इलेक्टेड बाय द यूपीएससी फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ द हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी, कि अगर इंडिया के अंदर सबसे बड़े लेवल पर कोई पोजीशन रही है पूरे कंट्री के अंदर, तो वो आईएएस और आईपीएस की रही है। आईपीएस का काम होता है किसी भी इलाके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, और आईएएस का काम होता है कि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। द कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, के जो ये कलेक्टर होता है यही हमारा आईएएस कहलाता है। और ये क्या करता है दोस्तों कि हर डिस्ट्रिक्ट को जिम्मेदारी इस कलेक्टर या फिर इस आईएएस को दी जाती है। डू यू नो व्हाट द कलेक्टर इज नॉर्मली एज एन आईएएस ऑफिसर, कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वही हमारे आपको कलेक्टर जो डिप्यूटी, है ना, हमारे जो कलेक्टर होते हैं वही हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, यही यहाँ पर बात बताई गई है। और उसके साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है दोस्तों एग्जीक्यूटिव वाला, ये पूरे तौर पर होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें आप सभी के सामने प्रेजेंट की गई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों से लेते हैं विदा, मुलाकात करेंगे अपनी किसी और अच्छी सी क्लास के अंदर। और आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताना है कि आप लोग अब अपनी अगली किस चैप्टर पर क्लास चाहते हैं। जिस चैप्टर की आप लोग डिमांड करेंगे उसको हम लोग आप सभी के सामने जरूर प्रेजेंट करेंगे। और जो 2 आंसर्स मैंने आपसे मांगे थे उनको भी आप लोग जरूर कमेंट्स के अंदर रखिएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।